स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। अब बात जरा करते हैं भारत और चीन के बीच सेनाओं को वापस ले जाने के हुए समझौते की। लद्दाख में 4 साल से जो तनाव बना हुआ था वो कुछ अब छट रहा है। हालांकि भारत बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। अब ये कुछ नई तस्वीरें आई हैं जिन पर दावा किया जा रहा है कि चीनी फौज के वापस लौटने की तस्वीरें हैं। समझौते के बाद चीन ने अपने फोर्सेस वहां से पीछे खींच ली हैं। अब पहले की तरह दोनों सेनाएं गश्त भी कर पाएंगी और जहां जहां पर बहुत नजदीक खड़ी थी दोनों देशों की फौज, वो अब वहां से हट गई है। अच्छा, ये जो तस्वीर है ये डाली है एक जर्नलिस्ट है जेनिफर जेंग, चीन की, और ये राइटर हैं, रिपोर्टर हैं, चाइना एक्सपर्ट हैं। और ये जो बातें लिख रही हैं वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि जो चाइनाज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, जो वहाँ की सत्ताधारी पार्टी है, और वहाँ की जो सेना है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये लद्दाख क्षेत्र से हट रही है। ये तस्वीरें पोस्ट करते हुए ये लिखना कि इन्होंने लिखा है कि वहाँ से लद्दाख से ये हट रही हैं। और फिर उन्होंने थोड़ा मजाक उड़ाते हुए भी कहा कि इस तस्वीर के पीछे ऐसा हीरोगिरी वाला म्यूजिक डाल दिया जैसे बहुत बड़ा कारनामा करके आ रहे हो, लेकिन ये वापस लौटने की तस्वीरें हैं। फिर ये कह रहे हैं कि इसके अलावा चीनी फौज की सारी आउटपोस्ट और उन्होंने जितने भी फोर्टिफिकेशन कर रखी थी वो सब कुछ हटाया जाएगा, तोड़ा जाएगा। इसके अलावा वहाँ जितनी रसद, इक्विपमेंट सब कुछ पहुँचाया गया था, सब कुछ हटाया जा रहा है। और ये सारी की सारी ज़मीन जो है ये भारतीय ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आ जाएगी। ये दावा वो कर रही हैं। हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं ना कि ये तो इतना दे दिया साहब, चीन को 22,000 किलोमीटर दे दिया। वो ये कह रही है इस पूरा का पूरा इलाका अब भारतीय सेना के कब्जे में है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत तो ऑलरेडी लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना ही चुका है। अब वो ये भी बता रही हैं, चाइनीज रिपोर्टर हैं, ये गौर करने वाली बात है, और वो ये कह रही हैं जिस जगह से चीन पूरी तरीके से वापस हट गया उसके अंदर 3 ताइवान आ जाते, 4 हांगकांग आ जाते, कुल मिलाकर 90,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ताइवान और हांगकांग को लेकर के कितना टची है चाइना, हम लोग सब जानते हैं। और उसके बाद वो ये भी आरोप लगा रही हैं अपनी सरकार के ऊपर कि कम्युनिस्ट पार्टी चीन के लोगों को बिल्कुल कोई सच नहीं बता रही, कोई डिटेल नहीं दे रही है। केवल इतना कहा है कि हमने एक एग्रीमेंट कर लिया है। वहां का मीडिया पूरी तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल करती है। लोगों को या तो कुछ जानने का हक ही नहीं है या फिर उनको पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया गया है। लेकिन वो ये कह रही है कि उनकी जो सेना है और सरकार वो लद्दाख से पूरी तरीके से हट चुकी है और पूरा लद्दाख का इलाका अब भारत के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आ रहा है। ये चीन के एक रिपोर्टर जो हैं वो रिपोर्ट कर रही हैं इस खबर में। जी त्रिवेदी जी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यदि मतलब क्योंकि वो खुद चाइनीज़ एक्सपर्ट भी हैं, चाइना पर को जानती हैं, और यदि वो लिख रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से या कोई हमारा प्रतिनिधि लिख रहा होता तो आप कहते कि अभी तो कंफर्म नहीं है किसी बात को लेकर। और 4 साल बाद ये जो डिसएंगेजमेंट की बात जो हुई, वो दोनों लोगों के जो दोनों हमारे चीफ थे, अभी जब वहाँ मीटिंग हुई रशिया में, उसके बाद का फैसला है। आपको याद हो कि हम लोगों ने इस पर भी चर्चा की थी कि जब विदेश मंत्री के स्तर पर भी ये बात हुई और जो 30 बैठकें उनकी हो गई थी, हमारे डिप्लोमेटिक की और कमांडर्स की बैठक, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ था। तब भी हमने कहा था कि जब समिट हो रही हो, एक तरह से 2 बड़े नेताओं का 1-on-1 मीटिंग चल रही हो, तो उसके लिए कुछ ना कुछ एक ठोस चीज़ करनी पड़ती है। उसके बिना उसका मतलब नहीं है उस मीटिंग का मतलब। और यदि वो उसको निकल कर आई है तो बड़ी फ्रूटफुल है। भारत सरकार का रिएक्शन अभी इस पर आना देखना है जरूरी है कि भाई किस तरह से भारत सरकार उसको रिएक्ट करती है। रिएक्ट मतलब यदि पॉजिटिव तरीके से भी वो इस बात पर आए तो ये तो बड़ा डेवलपमेंट होगा 4 साल बाद कि चीन के सरकार से इस तरह की उम्मीद करना भी बहुत बड़ी बात है। मैं ऐसा समझता हूँ अगर ये सब कुछ सही है, मतलब मैं इस पर कोई अविश्वास नहीं कर रहा, तो ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक इवेंट के तौर पर आपको देखना चाहिए। हम लोग उस दिन बात कर रहे थे ना कि भाई चीन तो कभी पीछे हटा ही नहीं है, जहां भी घुसा है तो घुसा ही है। नहीं, देखिए इस मसले पर जो चीन का बयान रहा, चीन के विदेश मंत्री की तरफ से जो आया, उनके प्रवक्ता की तरफ से आया, वही बता रहा है कि दोनों देश अपनी अपनी पोजीशन से पीछे जा रहे हैं। भारत तो रिएक्शन में गया था, एक्शन तो चाइना की तरफ से हुआ था, पीएलए आगे बढ़ी थी। जेनिफर जो है उनको चाइना छोड़ना पड़ा है। जेनिफर न्यूयॉर्क रहती हैं और चीन के भीतर की खबरें जो वो बताती हैं वो लगभग 100% सही निकलती है। आज तक उनकी जो रिपोर्ट रही है, चाहे वो जो वहां की बैंकिंग क्राइसिस रही है, चाहे वो वहां के जो विदेश मंत्री गायब हो गए थे, चाहे वो वहां के अलीबाबा के फाउंडर गायब हो गए थे, ये सारी रिपोर्ट 100% दुरुस्त रही हैं। और इनसाइडर, जिसको चाइनीज इनसाइडर बोलते हैं, उस तरह से ये काम करती हैं। अगर उन्होंने ये पोस्ट किया है जो उनके हैंडल पर मैंने भी देखा कि उन्होंने डिटेल में उसकी थ्रेड डाली हुई है, तो ये बहुत बड़ी खबर है। और चाइना, इसका मतलब यह है कि यहां जाकर वो समझ गया कि अब आप भारत के साथ बहुत लंबा लड़ नहीं सकते। 4 साल तक 2 देशों की सेनाएं, दोनों
परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सेनाएं इतना बराबरी में, इतना आमने सामने खड़ी रहें और बचा ले गए युद्ध, तो यह भी दुनिया के लिए एक सबक हो सकता है कि दोनों के बीच में कुछ भी एक सहमति वाली बात नहीं बन रही थी, लेकिन दोनों के नेता, और इसमें शी जिनपिंग, और एक चीज और हम कहें, हमने भी उस दिन कहा था, सारे लोग ये कह रहे हैं कि रशिया मीडिएट करता है, जो रशिया की तरफ से आज बयान आया है वो भी पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात में हमारी कोई भूमिका नहीं है, ये दोनों देशों ने तय किया, दोनों देशों के बीच में जो हाई लेवल, जो टॉप लेवल की जो बातचीत हुई है उससे निकलकर सामने आया है। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि हम अपने जो, जिसको हम कहते हैं बार्गेन करना, अपने एडजस्टमेंट करना, अपनी चीजों को करना, वो हम अपनी शर्तों पर स्वयं कर रहे हैं। और ये युद्ध से भी ज्यादा मुश्किल काम है, आमने सामने सेनाओं का बने रहना। ये जो टेंशन है ना, किसी जंग से भी ज्यादा मुश्किल काम होता है कि 4 साल तक आमने सामने। इसके नीचे कुछ सवाल जवाब हुए हैं। दो बातें और बता रहा हूं सर, आपकी बात। इस बहाने दो बातें सौरभ जी बता दूं। एक तो ये कि भारत की सेनाओं को इतने लंबे समय तक हम सब कुछ जो सामान्य स्थिति में सैनिकों को मिलता है, उनका खाना पीना रसद, उसको हमारे डीआरडीओ ने तैयार किया है। उनको फ्रेश जितनी चीजें होती हैं वो सब उपलब्ध होती हैं जो पहले नहीं उपलब्ध था। दूसरा, उनके बूट से लेकर जो उनके कपड़े हैं वो पहले से हल्के, पहले से उस ठंडे से ठंडे माहौल में काम करने वाले, और जिसको कहते हैं कि आरामदेह, वो बहुत बेहतरी हुई है। इसकी भी एक वजह। इसके नीचे कुछ लोगों ने उनसे सवाल भी पूछे जेनिफर से, जैसे किसी ने पूछा है कि आपको लगता है कि चाइना ने ये इसलिए किया कि अगर वो ताइवान के ऊपर हमला करता है या ताइवान को इन्वेड करता है तो कम से कम उसको इंडियन फ्रंट की चिंता ना रहे, तो कहनी ये बहुत पॉसिबल है। एक चीज उन्होंने और दो बातों का उन्होंने और जिक्र किया सवालों के जवाब में, कि ये इस वक्त ये मुमकिन है कि चाइना अपनी ये फौज कहीं और डिप्लॉय कर रहा हो, और दूसरा, अगर एक बार उसका वो ताइना वाला झंझट खत्म हो जाता है तो ये वापस भी आ सकते हैं, जिसके लिए तैयार है भारत। देखिए, इस बार हमारे विदेश मंत्री ने बहुत स्पष्ट कहा था कि 3 समझौते में 3 बातें हैं, जिसमें सबसे पहली शर्त है कि आगे कोई बात तभी होगी जब पहले सेना पीछे हटेगी। जब ये हो जाएगा उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि हम तनाव कैसे कम करें। वो सेकेंड स्टेप होगा, तनाव कम करें, और तब थर्ड स्टेप होगा कि फिर सीमा का प्रबंधन कैसे करें। अब चूंकि चीजें बिखर गई हैं इस बीच में, तो एक साथ हम इस पर नहीं जा सकते हैं। पहला चीन ने पालन किया है, तो अब दूसरा तनाव घटाव पर है। लेकिन ये जो परिणाम है, देखिए 2017 में जो घटना हुई थी, जो हम सब लोगों को अगर याद है, जो भूटान को लेकर के, और 72-71 दिनों तक हमारी सेनाएं डटी रही थी, वो पहला ऐसा कदम था जो चीन को लगा कि अब भारत को पीछे हटा नहीं सकते हैं एक दूसरे देश की जगह के लिए। जी, जोकलाम में जब भारत इतना अड़ सकता है, और उनके जो ट्रैक्टर थे, जेसीबी थे, जो नीचे रोड रोलर थे, जो ईंट थे, पत्थर से सब लेके आए थे, सब छोड़ के उनके सैनिक वापस गए, तो वहां से शुरुआत हुई थी। अब इस समय ने इसका एक लाभ जो भारत को मिला है कि पिछले 3.5 वर्षों में भारत ने उस क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जैक्टली वो जो किया है कि एकदम आप वहां तक सड़क लेके चले गए हैं। आपने के एयरफोर्स ने देखा कि हम कैसे कहां उड़ा सकते हैं, कहां से निगरानी कर सकते हैं, वो आपने किया है। जो उस क्षेत्र की नदी है उसमें कहां नौसेना कहां तक काम कर सकती है, और उसके अनुरूप कई हजार करोड़ रुपए खर्च करके जो नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त हो गया वो, कि अब आप डिप्लॉयमेंट पूर्वी लद्दाख में किसी सर बहुत बड़ी खबर है ये, और ये तस्वीरें चीन के अंदर से निकल करके आई हैं, इस पर हमने बात की। अब जरा कुछ आपको बिहार की खबर का मैं हवाला दे देता हूं। कल एनडीए की एक बड़ी बैठक हुई बिहार के अंदर, और उसमें 2 बातें निकल करके सामने आई। एक तो नारा आया है कि पहले यह तय हुआ कि भाई 2025 का विधानसभा चुनाव भी नीतीश कुमार जी की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा, और उसके बाद नारा है 2025 एक बार फिर नीतीश। ये एनडीए का नारा होगा 2025 के असेंबली इलेक्शन के लिए। उसमें मजेदार बात ये हुई कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर ये चर्चा छेड़ दी कि हम वहां जब चले गए थे, मतलब लालू जी के पार्टी साथ जब चले गए थे, तो उन्होंने अपने ही एक नेता की तरफ उंगली दिखा कर कहा यही हमको ले गए थे, यही 2 बार हमको वहां ले गए थे, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे। तो मीटिंग के अंदर से तो जो बातें हुई हैं वो अंदर की बातचीत तो नहीं कैमरे पर आई, लेकिन लोगों ने बाहर निकल करके जरूर बताया कि आखिर एनडीए ने अपनी तैयारी कैसे शुरू की है बिहार के असेंबली इलेक्शन को लेकर के। कुछ एक बयान है, आप सुन लीजिए। 2025 की तैयारी के लिए और कैसे एनडीए एकजुट होकर के चुनाव लड़े, उस पर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री जी ने टिप्स दिया कि भाई जो हम लोग काम किया है, लोग धीरे धीरे काम भूल जाता है लेकिन जो हम लोगों ने काम किया और हम लोगों को कैसा बिहार मिला था, जो लोग घूम रहे हैं पूछिए लोगों से,
कि उनके समय में कैसा हम लोगों को बिहार मिला और कितना हम लोगों ने काम करा है। और एक अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दिया इस बार के बजट में, जो उन्होंने खास करके बाढ़ नियंत्रण, पर्यटन, उद्योग, इन सब चीज़ों में विशेष सहायता बिहार को की है। तो और इसका जो मदद मिल रहा है, इससे बिहार में अगले 5 साल में और बहुत डेवलपमेंट होगा। 12 लाख नौकरी देंगे और बिहार के विकास में परचम लहराएंगे और 60 साल पुराना सभी मंदिरों का घेराबंदी भी करेंगे। ये भी एजेंडा बना है। एजेंडा विकास का है और विकास के एजेंडा में कहा कि अब कोई गुंडागर्दी भी नहीं करेगा, विकास भी होगा, नौकरी भी देंगे और साथ में साथ मंदिरों की घेराबंदी भी। कितना सीट का नारा है? 221 के पार। एनडीए पूरी मजबूती के साथ 2025 की चुनाव लड़ेगा और 225 सीटों पर हम जीत करके बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में पुनः सरकार बनाएंगे। और इसके साथ साथ हम पंचायत स्तर तक एनडीए की संयुक्त बैठक होगी, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, विधानसभा स्तर पर। 243 में से 225 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। 220 सीटों का रखा है। और जो नीतीश कुमार इशारा कर रहे थे वो विजन प्रसाद की तरफ इशारा कर रहे थे, ऊर्जा मंत्री की तरफ इशारा करके वो बोल रहे थे। और ये भी कहा गया कि जो पांचों दल है वो अलग अलग बात नहीं करेंगे, एनडीए कहेंगे अपने आप को, अपने अपने दल का जिक्र नहीं करेंगे और एनडीए का जिक्र करेंगे और मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी हुई है। और ये कहा गया है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा होगा, अब लड़ा जाएगा 2025 का। नीतीश कुमार ने कही ये तो नहीं पूछ लिया बैठक में कौन नीतीश, मतलब उनकी जो स्थिति है वो ये भी पूछ सकते हैं आज की तारीख में। नहीं, इससे ये तो क्लियर हो गया। बहुत सारे लोग कहने लगे थे कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनवा लेगी 2025 से पहले और बीजेपी के सीएम के लिए लीडरशिप में लड़ा जाएगा चुनाव। नहीं देखिए, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बन के उभरेगा। अभी ये बात सही है कि नीतीश कुमार तीसरी पार्टी नंबर की पार्टी होने के बाद ही मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन नीतीश कुमार का जो व्यवहार रहा है, जिस तरीके से उन्होंने बार बार पलटी मारी है, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाने वाले, कम से कम वो 10 बार बोल चुके हर बार, अब यही रहने वाले। तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा होगा नीतीश कुमार की जो स्थिति कमजोर भी हुई है, तो मुझे लग रहा है वो कहीं जाएंगे नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तय है कि अगर भारतीय जनता पार्टी बड़ा दल बन के आता है और अच्छी सीटें लेके आती है तो नीतीश कुमार को भी भारतीय जनता पार्टी सवाल है कि बीजेपी सीएम का झंझट महाराष्ट्र में भी, बिहार में भी। नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद ये पहली बैठक है जो नीतीश कुमार के रहते हुए इसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सिंह कुशवाहा ने किया। वो जो महत्वपूर्ण सॉरी दिलीप जायसवाल ने, कुशवाहा तो उनके प्रदेश अध्यक्ष ने इसका संचालन किया। इतनी व्यवस्थित एनडीए की बैठक वो 2005 से लेके आज तक मैंने कभी न देखी थी न सुनी थी। दूसरा इसका जो रहा है कि वो सारे नेता जिनको नीतीश विरोधी माना जाता है वो भी इसमें बैठे रहे। अच्छा, इसका संचालन जो है, विषय प्रवेश जो है संजय झा ने किया, जो माना जाता है कि इस समय नीतीश कुमार ने बीजेपी और उनके बीच समन्वय बनाने के लिए दिल्ली में स्पेशल उनको रखा हुआ कि आप बातचीत करेंगे, सारा करेंगे। तो इस तरह की जो बैठक इतनी व्यवस्थित तरीके से होने का अर्थ है कि धीरे धीरे नीतीश कुमार को बीजेपी ने कन्विंस कर दिया है कि काम करने के तरीके से करेंगे तो हम हमेशा ठीक रहेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री का इसमें बहुत ही धन्यवाद किया है कि कैसे साथ दिया है और अब आगे ध्यान रखना है कि ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो ये एक व्यवस्थित है। 225 सीटें को गिरिराज सिंह का होना, ललन सिंह का साथ में बैठना, वो तीसरा नाम क्या है उनका, संतोष सुमन से लेके सबका उसमें बैठना और सबकी को बात रखना खड़ा होके, ठीक है एक महत्वपूर्ण इसकी तो ये बिहार चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। चरित्र में बदलाव है एनडीए के चरित्र। अब जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बात आपको सुनवा देते हैं। उन्होंने आज ये कहा कि इस बार अयोध्या की दिवाली बहुत ही अलग और भव्य होगी। वैसे तो 2017 में योगी सरकार बनने के बाद से ही वहां दीपोत्सव बहुत बड़े पैमाने पर होता है, लाखों दिए जलते हैं, हर साल एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाते हैं। लेकिन राम मंदिर बनने के बाद ये दिवाली होने जा रही है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी की बात सुनिए। इस साल की दीपावली बहुत खास है, बहुत विशेष है। आपको होगा कि भाई दिवाली तो हर बार आती है, इस बार विशेष क्या हो गया? मैं बताता हूं विशेष क्या है। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है और उस भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद
ये पहली दीपावली है और इस दीपावली की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर गई, लाखों लोगों ने बलिदान दिए, यातनाएं झेली। भाई बात तो सही है, इस बार मंदिर बनने के बाद अयोध्या की दिवाली वाकई खास होगी। त्रिपाठी जी, नहीं, निश्चित तौर पर, और ये हिंदू गर्व की अभिव्यक्ति है और उसकी पुनर्स्थापना का काल है। और कई लोग जो बार बार कहते हैं ना कि राम मंदिर बन गया, अब ये मुद्दा खत्म हो गया। ठीक है, राजनीतिक तौर पर जब बात करेंगे तो मुद्दा खत्म हो जाएगा, लेकिन जब आप उस धर्म स्थापना, संस्कृति स्थापना, अपने संस्कार की स्थापना की बात करेंगे तो अयोध्या में विराजमान रामलला बरसों तक हिंदू समाज को पुनर्गठित करते रहेंगे, पुनर्स्थापित करते रहेंगे। और मैं जिसको बार बार कहता हूं कि अब संपन्नता और समृद्धि की ओर जाने का समय है, दीपावली के साथ साथ। एक खबर आपको अंत में महाराष्ट्र की नवी मुंबई से मैं देता हूं। यहां पर तलोजा सेक्टर 9 में दिवाली की रोशनी करने को लेकर, दिवाली की लाइट लगाने को लेकर हंगामा हो गया। पंचानंद सोसाइटी है, इसके बाहर दो पक्षों में लाइट लगाने को लेकर विवाद हुआ। सोसाइटी में एक पक्ष ऐसा था जो बिल्डिंग पर लाइट लगाने का विरोध कर रहा था, वहीं दूसरा पक्ष लाइट लगाने की जिद पर अड़ा था। बहस के दौरान कुछ युवकों ने यहां आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया। बताया यह जा रहा है कि बकरीद के दिन यहां हिंदू परिवारों ने मुसलमानों को सोसाइटी के अंदर बकरे लाकर उनकी बकरे काटने का विरोध किया था। इसके बाद अब मुस्लिम पक्ष इसके बदले में दिवाली की लाइट न लगाने को लेकर अड़ गया है। बीती रात का ये वीडियो बताया जा रहा है, जरा सुनते हैं। चेयरमैन को लाइट नहीं लगेगी, लाइट चालू नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। अरे मेरा प्रोग्राम है, मैं कैंसिल करूंगा। तुम अपना प्रोग्राम करो, तुमको लाइट जो करना लाइट से करो, लाइट चालू करो। मैं बोल रहा हूँ जिद मत करो, जिद मत करो, लाइट नहीं जलेगी। आप जितना चला रहे हो ना, आराम के बाद चला रहे हो ना, चलाना नहीं चलाना। दिवाली पर बकरा नहीं कटेगा तो ईद पर बकरा नहीं कटेगा तो दिवाली पर लाइट नहीं जलेगी। अभी तक यही मामला सामने आया। त्रिवेदी जी, गंभीर मसला है और दोनों बातों को एक साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि क्या होता है सोसाइटी में, मतलब वो एक धार्मिक भावना के तौर पर आप कर सकते हो, लेकिन सोसाइटी में बकरे के शहादत काटना जो भी आप कहते हैं वो ज़्यादातर जगहों पर नहीं होता है, क्योंकि उसको एक अलग तरीके से देखा जाता है। और दीपावली को रोशनी का वैसे ही पर्व माना जाता है, धर्म के अलावा भी। अभी मैं कल रोशनी का पर्व कहते हैं। हाँ, प्रकाश पर्व है। मैं कल रात का वो देख रहा था कि वहाँ पर प्रेसिडेंट बाइडेन जो है दिवाली उत्सव मना रहे थे व्हाइट हाउस में, और उन्होंने इतनी बड़े तरीके से प्रकाश उत्सव का जिक्र किया था। ये प्रकाश उत्सव रोशनी तो है ही, उन्होंने कहा कि यूनिटी का, प्रॉस्पेरिटी का पर्व है और हम लोग इसको मना रहे हैं, एंड इट्स योर दिवाली। और उन्होंने कहा इट्स नॉट माई होम, इट्स योर होम। और बहुत बड़े पैमाने पर वो दिवाली वहाँ पर मनाई गई थी। तो आपस में समझ बूझ करके करना चाहिए, इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए।